जरा सोचिए तो, एक मुल्क नहीं बल्कि एक कंपनी एक पूरे बड़े सगीर पर कब्जा कर लेती है। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक ऐसी नाकाबिले यकीन और अक्सर बहुत ही सफ़ाकाना कहानी। ये वो दास्तान है जिसकी शुरुआत तो मसालों की तलाश से हुई, लेकिन उसका अंजाम एक पूरी सल्तनत के क़याम पर हुआ। देखें, अंग्रेज़ों से भी बहुत पहले हिंदुस्तान वो तो आलमी तिजारत का मरकज़ था। मतलब अरब से लेकर पुर्तगाल तक दुनिया भर के ताजिरों को अपनी तरफ खींचता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इस बड़े खेल में बस एक और खिलाड़ी थी। उनका मकसद सिर्फ एक था, मुनाफा। उनकी लिस्ट में क्या था? मसाले, रेशम और चाय। जमीन पर कब्जा करना? नहीं, वो तो उनके एजेंडे पर था ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ताजरों की ये कंपनी, जिनका काम हिसाब किताब और जहाज़ों का रिकॉर्ड रखना था, आखिर एक इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने कैसे लगी? देखिए, ये कोई हादसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मंसूबा था, एक कदम ब कदम किया जाने वाला कब्जा। और इस सब की शुरुआत हुई एक साजिश से। तो पहला बड़ा कदम था प्लासी। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम जंग नहीं थी जो मैदान में बंदूकों और तोपों से जीती गई हो। अरे नहीं, ये तो एक ऐसी फतेह थी जो सरगोशियों, गद्दारी और एक ऐसे खुफिया मंसूबे से हासिल की गई जिसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये हैं बंगाल के नौजवान और तेज मिजाज नवाब सिराजुद्दौला। उनकी नज़र में अंग्रेज सिर्फ ताजिर नहीं थे, बल्कि एक पड़ता हुआ खतरा थे। कंपनी जिस तरह अपने किले बना रही थी और तिजारती हुकूक का गलत इस्तेमाल कर रही थी, वो सीधा सीधा नवाब की हुकूमत के लिए एक चैलेंज था। तो जाहिर है, टकराव तो होना ही था। अब यहां एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। बहुत शातिर आदमी था। वो जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना मुश्किल है। तो उसने क्या किया? उसने खेल में धांधली करने का फैसला किया और उसने अपना मोहरा चुना, नवाब का अपना सिपा सलार मीर जाफर। एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी आंखें तख्त पर थीं। और इस गद्दारी की कीमत क्या थी? 1,75,00,000 रुपए की होशुरा रकम और साथ में बंगाल का तख्त। ये सिर्फ रिश्वत नहीं थी, नहीं, ये तो एक पूरी सल्तनत की पेशगी अदायगी थी। एक ऐसी रकम जिसने नवाब की किस्मत पर ताला लगा दिया। तो जब 1757 में प्लासी के मैदान में फौजें आमने सामने आईं, तो नतीजा तो पहले ही तय हो चुका था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर, जिसके पास नवाब की फौज का सबसे बड़ा हिस्सा था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। ये जंग कम और एक ड्रामा ज्यादा था। धोखे का एक ऐसा शाकार जिसने मुट्ठी भर अंग्रेजों को फाते बना दिया। प्लासी ने तो समझें कि अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोल दिया था, लेकिन असल मोहर लगी बक्सर की जंग में। इसी जंग ने उनकी हुकूमत को पक्का किया और ये साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ साजिशें करने वाले नहीं, बल्कि एक जबरदस्त फौजी ताकत भी हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्लासी एक ऐसी फतह थी जो साजिश से जीती गई, धोखे से। लेकिन बॉक्सर की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये जीत खालिस्तान ताकत के बल पर हासिल की गई थी। साल था 1764 और इस बार कंपनी के सामने था अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। 3 बड़े हिंदुस्तानी ताकतों का इत्तेहाद, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल शहंशाह। इस बार कोई बैकडोर डीलिंग नहीं थी, कोई गद्दारी नहीं थी। यह ताकत का सीधा सीधा मुकाबला था और उसमें भी अंग्रेज जीत गए। इस जीत का इनाम था दीवानी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबों यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूल करने का हक। बस इसी एक कदम ने कंपनी को एक तिजारती इदारे से एक हुकूमत में बदल दिया। इनके हाथ में अब बेतहाशा दौलत और इंतजामी ताकत आ गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी का रास्ता बिल्कुल साफ था। जुनूब में एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत सर उठा रही थी, एक ऐसी सल्तनत जो आगे चलकर कंपनी की सबसे बड़ी और खतरनाक दुश्मन साबित होने वाली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सल्तनत मैसूर की और उसके 2 जबरदस्त हुक्मरानों की, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। ये सिर्फ बहादुर जंगजू नहीं थे, नहीं, ये जदीद सोच रखने वाले लोग थे जिन्होंने कई दहाइयों तक अंग्रेजों को नाको चने चुबवाए। आखिर मैसूर इतना मजबूत हरीफ क्यों था? पहली बात, उनके हुक्मरान बहुत ज़हीन और बहादुर थे। फिर उनकी फौज जदीद थी, बिल्कुल यूरोपीय तर्ज पर ट्रेंड। उन्होंने दूसरी हिंदुस्तानी ताकतों से भी इत्तेहाद बनाए और सबसे बढ़कर उनका स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था फ्रांसीसियों के साथ, जो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे।
तो ये कोई आसान फतह नहीं थी। कंपनी को मैसूर पर काबू पाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 4 बड़ी और खूनरेज जंगें लड़नी पड़ीं जो कई दहाइयों तक चलती रहीं। ये लंबी जिद्दोजहद इस बात का सबूत है कि अंग्रेज़ों का उरूज कोई किस्मत का लिखा नहीं था, बल्कि इसकी हर कदम पर सख्त मुखालिफत की गई। तो आइए अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हैं। आखिर साजिशों, जंगों और चालाकियों के सिलसिले ने एक तिजारती कंपनी को एक पूरी सल्तनत में कैसे तब्दील कर दिया। देखें, सफ़र कुछ इस तरह था। पहले वो सिर्फ तिजारत करने आए, फिर प्लासी की साजिश के जरिए मकामी सियासत में घुस गए। उसके बाद बक्सर की जंग जीतकर फौजी और माली कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर मैसूर जैसे बड़े दुश्मनों को हराया और आखिर में वो खुद ही हुकूमत बन गए। जरा इस बात की गहराई को समझें। सदी के आखिर तक एक प्राइवेट कंपनी जो जवाबदाह थी सिर्फ लंदन में बैठे अपने शेयर होल्डर्स को, वो अब लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर रही थी। ये एक कॉरपोरेशन थी जो एक मुल्क की तरह काम कर रही थी। ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, टीपू सुल्तान की तोप और उनकी शाही मोहर, ये उस शदीद मुज़ाहमत की निशानियां हैं जिसे आखिरकार ख़त्म कर दिया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के मुकम्मल कब्जे की राह में जो आखिरी बड़ी रुकावट थी वो भी हट गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज 200 साल बाद भी उतना ही अहम है। आखिर एक कॉरपोरेशन और एक रियासत के बीच की वो लकीर कहाँ होती है, और जब उस लकीर को पार कर लिया जाए तो फिर क्या होता है?